मेरा जन्म भुसावल में हुआ, छोटे भाई का दूसरे गाँव में, दीदी का दूसरे गाँव में, ऐसा क्यों 1-1 साल में हमने गाँव क्यों शिफ्ट किए? तो जब मम्मी ने मुझे ये बोला कि ये सवाल था लोगों के मन में कि अच्छे से नहीं रहेंगे तो हमें कोई घर ही नहीं देता था। मैं घर छोड़कर भाग गया था और मैं 4 दिन के बाद जब लौट कर आया, तो मैं बोलता हूँ आपको जितना मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा हूँ आज तक, उतना मुझे वो 4 दिनों ने सिखा दिया था कि लाइफ़ क्या होती है। ऐसा होता है जनरली कि हम लोग घर बदलते हैं। अगर कोई घर हमको अच्छा नहीं लगा तो हम किराए का घर दूसरा बदल लेते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम घर नहीं, हमको गाँव बदलना पड़ता था। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आदर्श आपल्याला सांगितलं, मी 4 गोष्टी सांगतो की कधी कधी सारं झुगारून प्रवाहाच्या विरुद्ध व्हायचं असतं, कधी कधी सारं झुगारून प्रवाहाच्या विरुद्ध व्हायचं असतं. प्रवासी तर सारेच होतात, आपण मात्र कोलंबस व्हायचं असतं, आपण मात्र कोलंबस व्हायचं असतं. खऱ्या अर्थाने कोलंबस या ठिकाणी आपल्यासाठी उपस्थित आहे. हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी दोस्त युक्ता। वेल टुडे वी हैव डॉक्टर सुनील रूपचंद। सो वेलकम टू सफलता टॉक्स। थैंक यू सो मच मैडम। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, बहुत छोटी उम्र से आपने स्ट्रगल देखा है अपनी फैमिली में, फैमिली का माहौल भी कुछ अलग तरीके का था। बहुत छोटी उम्र से आपने जॉब करना शुरू कर दिया, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस था आपका और क्या शेयर करना चाहेंगे आप इस बारे में? मैम, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक आप लड़ोगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके हालात कैसे भी हो, आप अगर हालात से डर कर पीछे जाओगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हम घर में 4 भाई-बहन, पिताजी, मम्मी, और पिताजी को बचपन से ही शराब की आदत थी। मैं देखते आया था कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, शराब पीना शुरू कर दिया था और उसका सारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा था। तो जब हमने ये सब देखा, तो मुझे ऐसा, जब गाँव में लोग बोलते थे, आपको लगेगा कि ऐसा होता है जनरली कि हम लोग घर बदलते हैं। अगर कोई घर हमको अच्छा नहीं लगा तो हम किराए का घर दूसरा बदल लेते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम घर नहीं, हमको गाँव बदलना पड़ता था, क्योंकि गाँव में कोई घर ही नहीं देता था। सबको पता था कि इसके पिताजी बहुत शराब पीते हैं और बहुत हल्ला करते हैं और आजू-बाजू वाले लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता था उससे। तो मैंने मम्मी को एक बार सवाल पूछा कि मम्मी, मेरा जन्म भुसावल में हुआ, छोटे भाई का दूसरे गाँव में, दीदी का दूसरे गाँव में, ऐसा क्यों 1-1 साल में हमने गाँव क्यों शिफ्ट किए? तो जब मम्मी ने मुझे ये बोला कि ये सवाल था लोगों के मन में कि अच्छे से नहीं रहेंगे तो हमें कोई घर ही नहीं देता था, तब मैंने मन में ठाना कि हमको कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना है, ये सिचुएशन हमें बदलना है। गाँव में जब मैं छोटा था तो बच्चे सब बोलते थे कि अरे शराबी का बेटा क्या बड़ा होके बनेगा, शराबी बनेगा। और हमारी जो कम्युनिटी से मैं आया हूँ, तो उसमें कोई पढ़ा लिखा ही ना था, ना मम्मी के फैमिली में, ना पिताजी के फैमिली में। तब तक कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैंने तय कर लिया कि हमें कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना है कि जिससे मैं कुछ कर सकूँ। एक शायर बहुत अच्छा कहता है कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। अरे गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी तू देना। दर्द और सब्र का खेल मुकम्मल हो जाए आज, उसे जो खंजर दिया है तो सीना मुझे भी देना, उसे जो खंजर दिया है तो सीना मुझे भी देना। और इसी जज़्बे के साथ मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मैं पहली से 7वीं तक बहुत अच्छा था पढ़ाई में, मुझे अच्छे नंबर्स आते थे। मैंने पहली से 7वीं तक टॉप किया था। फिर मुझे लगता था कि पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है, जो आपका लाइफ़ बदल सकता है, आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। और मैं देख रहा था आजू-बाजू में कि जो पढ़े नहीं थे, उनका लाइफ़ कैसा था। मेरे जो रिलेटिव्स थे, दूसरे भाई-बहन थे, चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, वो बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। और मैंने ठान लिया था कि हमको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कहते हैं कि लाइफ़ अलग से टर्न लेती है आदमी की ज़िंदगी में। तो जब मैं 8th में गया, तो मैंने सिटी में एडमिशन लिया स्कूल में, और वहाँ का सारा माहौल चेंज था और मैं पिताजी से बहुत डरता था। तो मैं 8वीं में फेल हो गया। सोचो, पहली के 7वीं तक आया हुआ बच्चा डायरेक्ट से 8वीं में फेल हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, नया स्कूल था, सब नया था, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें उसमें काम कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं घर छोड़कर भाग गया था। सोचो, 8वीं का बच्चा, 13 साल की उम्र का बच्चा 2000 में जब इतना
कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, किसी के पास मोबाइल नहीं था, मैं घर छोड़कर भाग गया था। और मैं 4 दिन के बाद जब लौट कर आया, तो मैं बोलता हूँ आपको, जितना मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा हूँ आज तक, उतना मुझे वो 4 दिनों ने सिखा दिया था कि लाइफ़ क्या होती है। और फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, अब और आगे अच्छे से काम करना है। तो ये मेरे लाइफ़ का जो स्टार्टिंग फ़ेज़ था, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया कि ऐसा हो सकता है और आपको कुछ ना कुछ बनना है, तो आपको लाइफ़ को फ़ेस करना है। आपको मेरा भागना क्या था? मेरा भागना ज़िंदगी से भागना था, समस्याओं से भागना था, परिस्थिति से भागना था। लेकिन जब मैं रिटर्न आया, जब मैं वापस आया, तो मुझे पता चला कि नहीं, अगर आप समस्याओं से जूझते हो, तो ही आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर भाग जाओगे, तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप 4 दिनों में जब आप भागे घर से, तो आपने 4 दिनों में ऐसा क्या सीखा कि हाँ। आपको ज़िंदगी के बारे में नहीं समझ में हाँ आया? मैम। जब मैं भाग कर गया, तो मुझे पहले तो आप इतना डेंजर सिचुएशन था, मैं नवंबर महीने में भाग गया। ठंड के दिन थे। 30 नवंबर को मैं 26 नवंबर को मैं भाग गया था और 30 नवंबर को मैं घर पे लौटा था। मेरा एक दोस्त था साथ में, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कुछ बाहर घूमा नहीं था, लेकिन वो मिलिट्री वाले का बच्चा था और वो सारा कुछ घुमा हुआ था। वो और मैं साथ में फेल हो गए थे 8वीं में। तो वो दिल्ली से ट्रांसफ़र होके हमारे सिटी में आया था। तो उसको ट्रेन वगैरह सब पता था। मुझे तब तक कुछ भी, मेरी लाइफ में कभी ट्रेन देख बैठा ही नहीं था। तब मैं ट्रेन में बैठा, सफ़र शुरू हुआ और हम सुबह निकले तो रात को बॉम्बे में पहुँचे। सोचो, हमारे बदन पर सिर्फ़ स्कूल का यूनिफ़ॉर्म था और दोनों की जेब में सिर्फ़ 10-10 रुपए थे। और आप सोचो कि हमने 4 दिन कैसे गुज़ारे होंगे उस ठंड में, वो भी मुंबई के दादर के प्लेटफ़ॉर्म पर। जो गोरखपुर दादर करके एक्सप्रेस जाती है, उस गोरखपुर दादर एक्सप्रेस से हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और जब हमने देखा कि हमारे जेब में ना पैसे हैं, ना बदन पे ओढ़ने के लिए कुछ है, तो रात तो हमने निकाल ली। फिर दूसरे दिन हम ऐसे ही गलियों में घूमते रहे। हम सोच रहे थे कि हमें कुछ काम मिलेगा, लेकिन फिर जो फ़िल्मों की स्टोरी थी हमारे दिमाग में आई कि बच्चों को उठा लेते हैं, उनको भीख मँगवाते हैं, तो हम लोग बहुत डर गए। और कैसे-तैसे करके दूसरा दिन हमने गुज़ारा और तीसरे दिन हमने सोचा कि नहीं, जो अपनी फैमिली होती है, वो कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, हमें कितना भी मारे, डाँटे, जो बचपन में हमारे मन में भ्रम होता है कि पिताजी मुझे मारते हैं, मम्मी मारती है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं 4 दिन के बाद घर पर लौटा हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इतने सारे लोग परेशान थे, मेरे सारे रिलेटिव, सारा मोहल्ला, जैसे किसी के घर में मौत होने के बाद भी इतनी सिचुएशन वर्स नहीं होगी, इतनी सिचुएशन मेरे घर में वर्स थी। मम्मी का रो-रो के बुरा हाल था। पिताजी ठीक सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ हमसे भी गलती हुई है, हमने ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और इतना मारना नहीं चाहिए बच्चों को। और उसमें से एक बात अच्छी हुई कि उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा। क्या हुआ था ऐसा? हाँ, तो उसके बाद जब मैं घर पर पहुँचा, तो हमारे घर में सारा माहौल ऐसा था कि जैसे किसी की मौत हो गई हो, सारे रिलेटिव। मैं रात को 12 बजे घर पर पहुँचा। फिर मेरे मामा इन लोग सब वहाँ पर थे और उन्होंने फिर बोला कि अभी इसको कभी मारना मत, अभी बॉम्बे चला गया था, अगली बार डायरेक्ट दिल्ली भाग जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी क्या कमज़ोरियाँ थी, मैं क्यों फेल हो गया? मैंने उनके ऊपर वर्कआउट शुरू किया और आपको बताने मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जिस स्कूल में 8वीं फेल हुआ था, वहीं पे मैंने 12वीं में टॉप किया है मैम। और वहाँ पे स्कूल में मेरी फ़ोटो टांगी हुई है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बाहर जाने के बाद, इतनी कठिनाइयों से जूझ कर इसने 12वीं में टॉप किया है। बिल्कुल। बहुत ही कठिन समय से आपने पार किए हैं, ज़िंदगी की चुनौतियाँ हैं वो बहुत ही एकदम कठिन तरीके से आपने पार किया, बहुत संघर्ष भरा समय आपने देखा है। अभी जब आप करियर काउंसलर हैं, एक टीचर हैं, तो किस तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं और आज की को आप किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ें हाँ मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद मेरा जो फ़ेज़ था, जब मैं 12th में गया, तो फ़ेज़ शुरू हुआ कि मुझे बचपन से लगता कि कुछ अलग हटके करना चाहिए, जो सब लोग करते वो नहीं करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। और मुझे हमारे मैम ने एक बार बोला कि इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होती है, जो कि डिबेटिंग और इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होती है, तो तू कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेट कर। तो मैम ने मुझे बोला और मैंने पार्टिसिपेट किया। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं अच्छा बोला और फिर मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। उस दिन मुझे मैम ने बोला कि तू क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, इतना अच्छा बोलता है, तेरी आवाज़ भी अच्छी है और तू अगर पढ़ाई करके जाएगा
वक्तृत्व स्पर्धाओं में, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में, तो तू अच्छा कर सकता है, तेरे अंदर वो हुनर है। ऐसे जैसा बोलते हैं कि हीरा पड़ा बाजार में माटी धूल लपटाए, हीरा पड़ा बाजार में माटी धूल लपटाए, मूर्ख रहे सो चल पड़े जौहरी लिए उठाए। वैसे हमारी जौहरी मैम जो जाधव मैडम थी, उन्होंने मेरा हुनर उस दिन पहचान लिया। और मैं आपको बोलूंगा कि मैंने 12वीं से लेकर जो स्पर्धाएं शुरू की, तो एमए तक मैंने पूरे महाराष्ट्र में 450 कॉम्पिटिशन्स की, जिसमें से 430 में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और 3 साल मुझे कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ गवर्नमेंट महाराष्ट्र का गोल्ड मेडल मिला कॉम्पिटिशन्स में। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा करियर पाथ हो सकता है, और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैं FY SY में था, तब से मैं छोटे छोटे सेमिनार कंडक्ट करने लगा, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा, साथ में पढ़ाई। जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। और आज के यूथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है कि वो पढ़ते ही नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपके अंदर बदलाव होना शुरू होता है, और जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिला सकते हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए तो आपको पढ़ना भी चाहिए। और जब तक GB शॉ बहुत बड़ा इंग्लिश लिटरेचर लिखने वाला साहित्यिक था, उसने कहा है कि मेरी किताबें एग्जाम के लिए मत लगाओ, मेरी किताबें एग्जाम सिलेबस के लिए मत लगाओ, क्योंकि वो पढ़ी जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब हम लोग एग्जाम की किताबें भी पढ़ते नहीं है, बाहर की चीजें बहुत दूर की बात है। और इन सारी चीजों में जब ऐसा सब अच्छा चल रहा था, और मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा भूचाल आया कि मेरी दीदी की शादी तय हो गई, जो मुझसे 2 साल छोटी थी, और मम्मी बचपन से ही हार्ट पेशेंट थी। तो हम दोनों तीनों भाई मिलाकर सब काम कर लेते थे घर का। लेकिन जब दीदी की शादी हो गई तो सारा जिम्मा मेरे ऊपर आ गया। बड़ा भाई ऑलरेडी पूना में शिफ्ट हो गया था ITA के बेस पर, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा वाला भाई बहुत छोटा था, वो 7वीं 8वीं में था, और दीदी की शादी हो गई। पिताजी ने फिर बोला मुझे कि तू कितने साल तक काम करेगा, अभी 5 महीने 6 महीने सब अकेले ही कर का काम कर रहा था। तो पिताजी ने एकदम डिसीजन ले लिया कि तेरी शादी कर देते हैं। सोचो, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माई 21 एंड पिताजी मुझे बोलते कि तेरी शादी करनी है। और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मना भी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि पिताजी का, मम्मी का ख्याल रखने के लिए कुछ ना कुछ घर में चाहिए, और हमको वो सब संभालना पड़ेगा। और मेरी दीदी के शादी के 9 महीने के बाद ही 17 फरवरी 2009 में एट द एज ऑफ 21 मैम मेरी शादी हो गई थी। और आज अगर आप बच्चों को सवाल पूछोगे कि शादी या करियर, आज का यूथ क्या करता है कि नहीं, लड़कियां हो लड़के हो, 26, 27, 28, 29 भी हो जाता है, फिर भी सोचते कि मैं अभी सेटल नहीं हुआ। लेकिन मैं आज के यूथ को हमेशा बोलता हूँ कि शादी ऐसी चीज है, वो करने के बाद ही आदमी सेटल हो सकता है, उसके पहले आदमी सेटल हो ही नहीं सकता। आप घर कमा लोगे, गाड़ी कमा लोगे, फिर नेक्स्ट बच ही जाता है। लेकिन मैंने जो संघर्ष किया है, वो मैंने ये जाना है कि अपनी फैमिली के साथ संघर्ष करके ये सारी चीजें प्राप्त करना। आज 10 साल के इस पूना के स्ट्रगल में मेरे 2 फ्लैट है, मेरे पास 2 गाड़ियां है, तो ये सब मैंने फैमिली के साथ अचीव किया है। मैंने जब 2010 में पूना में कदम रखा, एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैंने काम शुरू किया था। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर तो मोटिवेशनल स्पीकर तक का मेरा अब तक का 10 साल का सफर मैम इतना अमेजिंग रहा है, इतना कुछ सीखने को मिला है। और सोचो, ये सब शादी के बाद हुआ है। जब मैंने पूना में फर्स्ट टाइम 22 नवंबर 2010 को कदम रखा, तो मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा 6 महीने का बच्चा भी था। आज आप देखते हो कि पूना में अकेला आदमी भी आया तो डरकर भाग जाता है, यहाँ की महंगाई, यहाँ का सेटलमेंट, यहाँ की सारी चीजें। तो मैं यूथ को यही बोलता हूँ कि आप डरो मत, अगर आपके पास जिद है। देखो, जब मैं सिक्योरिटी गार्ड मैंने काम स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि तुम्हारा BA हुआ है, तुमने BA इंग्लिश ऑनर्स किया है, फिर गार्ड का काम क्यों करते हो, दूसरी जगह क्यों काम नहीं देखते हो। तब मैंने उनको बोला ये ऐसा एकमेव काम है जो मैं रात को कर सकता हूँ, और दिन भर में लोगों को मिलता था मैम कि देखो मैंने 450 कॉम्पिटिशन्स किए, मैं कैजुअल अनाउंसर रह चुका हूँ जलगांव आकाशवाणी पर, तो मुझे प्रोग्राम करने हैं। और हम लोग बोलते हैं ना कि आप तक कभी ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो आप तक नहीं आती, आपको उन तक पहुंचना पड़ता है। तो मैं बड़े बड़े कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, MLAs, कॉर्पोरेटर्स, इनको मिलता था और उनको पूछता था कि आपके पास कोई काम है क्या, मैं अच्छा एंकरिंग कर लेता हूँ। और मुझे मेरा लाइफ का पहला काम कब मिला, मैं जिस सिक्योरिटी गार्ड की साइट पर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था, उसका जो भूमि पूजन था, उस भूमि पूजन का एंकरिंग मुझे मिला, और मेरा पूना का पहला कार्यक्रम मुझे मिला। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो 2 साल तक मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम कंटिन्यू रखा।
रात को सिक्योरिटी गार्ड बनकर मैं क्या करता था, तो बुक्स पढ़ता था, नोट्स निकालता था। क्योंकि आप किसी भी अपार्टमेंट में बैठते हो तो ज्यादा काम तो होता नहीं है, आप आराम से 1 2 3 घंटे पढ़ सकते हो। तो रात को सब सोने के बाद सोना, हम लोग तो सो नहीं सकते, तो तब तो अब जैसे मोबाइल भी नहीं थे, 2010 की बात है, इतना लोगों को 1 GB दिन का भी नहीं मिलता था, साल का छोड़ दीजिए। तो वैसे भी मुझे पढ़ने का पहले से शौक था, तो मैंने अभी 10 साल में कम से कम 2500 से ऊपर किताब पढ़ी है, और वो 1.5 साल में मैंने कम से कम 500 600 किताब पढ़ी थी, जिसका मुझे आगे जाकर बहुत फायदा हुआ। और आज मुझे नहीं, हमेशा लगता था कि मेरा एजुकेशन रह गया। देखो 2010 में मैं पुणे में आया और 2017 तक मैंने सारा मेरा बिजनेस संभाला। मैंने मेरा टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, फिर प्रोग्राम बढ़ते गए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के जॉब से रिजाइन कर दिया, एक खुद का ऑफिस चालू किया, छोटा सा तुलसी बाग, जो कि पुणे का हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे आज मेरा ऑफिस है। तो वहां से मैं सब चीजें ऑपरेट करता हूँ। तो मुझे लगा कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचता है। जनरली मोटिवेशनल टॉक जो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सैटरडे संडे या फिर शाम को होते हैं। तो फिर बाकी टाइम मुझे क्या करना था, तो मेरी बचपन से एक मनीषा थी कि मुझे पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जो कि पुणे को हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड है। तो मुझे यहाँ पे पढ़ना है। मैंने पिताजी को भी जब बोला था, तो पिताजी बोले अपनी परिस्थिति नहीं, मैं तुझे पुणे भेज नहीं सकता। और जब मैं पुणे आया तो काम करने के लिए आया, तो पढ़ना दूर था। 2010 से 2017 तक, इन 7 सालों में मैं कभी बुक को हाथ भी नहीं लगा पाया। लेकिन 2017 में जब सेटल हो गया, मेरा घर, आपको पता है कि आदमी जब घर लेता है तो वो रिटायरमेंट तक उसका लोन की किस्तें ही भरते रहता है, गाड़ी की किस्तें भरते रहता है। मैम 2010 में मैं पुणे में आया, 2012 में मैंने फ्लैट लिया, और 2017 में मेरी गाड़ी की किस्तें और मेरे घर की किस्तें दोनों खत्म हो चुकी थी। और तब मैंने सोचा कि अब खुद को टाइम देना है, खुद के जो बचे हुए सपने हैं, अधूरे सपने, उनको पूरा करना है। और फिर मुझे एक कॉलेज में ऑफर मिली, सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट करके। वहाँ पे वैकेंसी थी PRO करके, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और ग्रेजुएशन के बेस पर वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। क्योंकि वो के जो ओनर थे चौरडिया सर, तो उनके साथ मुझे एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई थी, और मुझे साथ में अवार्ड मिला था उनके। तो उनको पता था कि बंदे का एजुकेशन कम है, लेकिन बंदे के पास स्किल बहुत अच्छा है, जो कि लाइफ में कुछ आगे कर सकता है। और जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो मुझे पता चला कि ये मैनेजमेंट कॉलेज है बहुत अच्छा। तो मैंने उसी साल मैम MBA HR के लिए 2018 में, 2017 में कॉलेज ज्वाइन किया, और 2018 में मैंने MBA के लिए एडमिशन ले लिया। और 2 साल में, 2018 से 2020 तक, 2 साल में 9 से 6 मेरा जॉब था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस 4 सालों में। 9 से 6 मेरा जॉब था। जॉब संभाल कर मैंने MBA HR इस साल विद डिस्टिंक्शन कंप्लीट किया। और मेरा जो सपना था, तकरीबन देखो मैं 2008 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। 2008 से लेकर 2020 तक, जब मेरे हाथ में रिजल्ट आया अभी दिसंबर में, लॉकडाउन की वजह से जो जून में आने वाला था, दिसंबर में मेरा रिजल्ट हाथ में आया 2020 में। तकरीबन 12 साल के बाद मेरा सपना पूरा हुआ था। और ये मेरा सबसे रिमेम्बरिंग डे लाइफ में, कि आप कभी पीछे नहीं रह सकते हो लाइफ में, अगर आपके पास जिद है तो। बिल्कुल सुनील जी, आपकी स्टोरी मैंने सुनी और बहुत ज्यादा प्राउड भी महसूस हो रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक मोटिवेशनल स्पीकर तक का आपका जो सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण भी रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है। आपने उसको कहीं ना कहीं एंजॉय भी किया है, क्योंकि आपके अंदर वो लगन थी उसको पूरा करने के लिए, एक जुनून था कि आपको ये पाना ही पाना है। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से फेज रहे हैं जिनसे आपने, बेस्ट फेज जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, और वर्स्ट फेज उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है? मैम, जो मेरा अच्छा फेज था लाइफ का, जब मैंने 4 से 5 साल तक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर में काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक 1500 से ऊपर प्रोग्राम को एंकरिंग किए, 1500 से ऊपर मैंने मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए हुए। तकरीबन तारक मेहता, वर्षा उसगांवकर, राजा मुराद, सोनाली कुलकर्णी, और जो मराठी एक्ट्रेस है, इन सबके मैंने इंटरव्यूज लिए हैं। तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी, आप देखते हो कि बच्चे तारक मेहता के कितने फैन हैं। और मैंने खुद तारक मेहता के शो को होस्ट किया है। उनका जब पुणे में भी प्रोग्राम था हमारे कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा कि ये वो शख्स है जो शब्दों की पूजा करता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी था कि हाँ, अगर इतनी बड़ी व्यक्ति आकर आपको बोलती कि यस तेरे पास वो हुनर है, वो कला है, तो सच में हमको अच्छा लगता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि हमारे करियर के हम सही पाथ पर हैं। और जो वह सिचुएशन मैंने आपको बोला कि 2010 से 2012 तक इतनी सिचुएशन खराब थी मैम, कि पुणे में आपको फ्लैट रेंट देना पड़ता है, 4,500-5,000 मेरी तनख्वाह थी।
2-2,500 मुझे तब रेंट देना पड़ता था। और एक बार मेरी मम्मी 6 महीने के लिए मेरे पास रहने आई, तो मुझे घर के ओनर ने घर से बाहर निकाल दिया। वो बोला कि जब मैं फ्लैट देता हूँ किराए पे तो सिर्फ फैमिली को देता हूँ, मियाँ बीवी और उनका बच्चा, अगर कोई तीसरा शख्स आता है तो मैं उसे घर के बाहर निकाल देता हूँ। तब मैंने लाइफ में सोचा कि अगर आपको पूना सिटी में रहना है, तरक्की करनी है या खुद को टाइम देना है, तो आपका खुद का घर होना बहुत जरूरी है। और मैंने उस हिसाब से फिर काम चालू किया, स्ट्रगल चालू किया। और आज मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि एक मिडिल क्लास आदमी का जो सपना होता है कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक बीवी, एक लड़का, एक लड़की। मेरे बेटे का नाम आर्यन है, जो अभी देखो मेरा उम्र 35 है और मेरा बच्चा अभी 12 साल का है, जल्दी शादी हो गई इसलिए। मेरी बच्ची अभी 8 साल की है, उसका नाम आकांक्षा है। मैंने उसके नाम से ही मेरा टूरिस्ट का बिजनेस शुरू किया, आकांक्षा टूर्स एंड ट्रेवल्स। बेटे के नाम से मेरा ऑफिस है आर्यन एंटरप्राइजेस, जहाँ से मैं सब ऑपरेट करता हूँ। और फिर मुझे लग रहा था कि हम अगर मोटिवेशनल स्पीकर है, इतना अच्छा बोल लेते हैं, तो मुझे सबने बोला कि तू टीचिंग फील्ड क्यों नहीं ट्राई करता। तो एमबीए जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैं एपियर ही था। मैंने जो नेट सेट का एग्जाम होता है, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में नेट सेट का फॉर्म भरा और मैम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेट क्लियर कर दिया। इस साल 7 अप्रैल 2021 को हमारा रिजल्ट लगा, जहां बच्चे 5-5 साल तक नेट सेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर पढ़ाई वाले बच्चे। मेरा तो 12 साल का गैप था, उसके बाद भी मैंने सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। और अभी अगले महीने में पीएचडी रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ पूना में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। भी मेरा नया करियर जल्दी शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लगातार कहीं ना कहीं कुछ चीजों में लगे रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि इतने सालों से आप काम कर रहे थे और अभी भी आप पीएचडी के लिए अपियर होना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बिजनेस भी संभालते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं? कभी आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आराम चाहिए, कुछ ऐसा कभी नहीं लगता आपको? यस मैम, इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू फेल टू प्लान योर प्लान विल फेल। अगर आप प्लानिंग से करते हो तो सब चीजें हो जाती है। देखो हमें दिन में सबको 24 आवर्स मिलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी और हमको भी। अगर वो लोग अपना देश चला सकते हैं, मैम सोचो, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति अगर अपना देश 24 आवर्स में मैनेज कर सकते हैं, हम खुद को तो मैनेज कर ही सकते हैं। मैं आज के युवाओं को यही बोलता हूँ कि आपको खुद को ही मैनेज करना है। आपको डिस्ट्रिक्ट चलाना नहीं है, आपको तालुका चलाना नहीं है, ना ही आपको इस उम्र में 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की स्टेज में घर चलाना है। मैं घर भी चलाता हूँ, मैं बिजनेस भी चलाता हूँ, मैं काम भी करता हूँ और खुद के लिए मैं टाइम भी निकाल पाता हूँ, जस्ट बिकॉज द टाइम मैनेजमेंट। देखो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, हम सबने पढ़ी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ छोड़ दिए। मैंने उसको खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है मैम। 2012 में जब मेरा सब शुरू हुआ तो मैंने मेरा पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था 2012 से 2017 तक। तो मैंने उसमें सोचा था कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा घर होना चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मैं अच्छा सेटल हो जाऊँ, मेरा थोड़ा नाम हो जाए, मुझे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिले। और जब मैं 2017 में पीछे मुड़कर देखा तो मैंने आपको बोला कि मेरा घर भी हो गया था, मेरी गाड़ी भी हो गई थी, जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे मैं बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चला गया था, जो मेरा प्लान था। और फिर 2017 से 22 तक का मेरा दूसरा 5 ईयर प्लान शुरू हो गया, जो अभी शुरू है, जिसके 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू है। मैंने इसमें सोचा था कि मुझे एमबीए कंप्लीट करना है, मुझे ऑनररी डॉक्टरेट करनी है और रेगुलर डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे मेरा एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करना है। तो देखो जब मैं 2017 से 2021 तक देखता हूँ तो मैम मैंने एमबीए एचआर विद डिस्टिंक्शन में क्वालिफाई कर दिया है। पिछले साल मुझे यूके यूनिवर्सिटी का, लंदन का ग्लोबल कॉन्कर यूनिवर्सिटी का ऑनररी डॉक्टरेट मिल गया इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन, जो कि मेरा ड्रीम था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। भी 5 साल के बाद वो एकेडमिक वाला लग ही जाएगा, जो रेगुलर पीएचडी के बाद मिलता है वो लग जाएगा, उसके पहले मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया। सोचो मेरा एमबीए फाइनल ईयर शुरू था, उसके पहले मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, जो मेरा एक सपना था वो पूरा हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग में जाना है तो नेट सेट क्लियर करना है और पीएचडी रजिस्ट्रेशन करना है। तो अप्रैल महीने में मेरा नेट सेट क्लियर हो गया और अभी मैं अगस्त में पीएचडी के लिए अपियर हो जाऊंगा, यानी रजिस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा। तो मेरा सेकंड 5 ईयर प्लान भी उसी हिसाब से चल रहा है कि जो मैंने कहा कि इफ यू फेल टू प्लान योर प्लान विल फेल। अगर आप प्लान प्रॉपरली करते हो तो आपका प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। और अगर कुछ चीजें आती हैं, जिसमें अभी 2016 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मम्मी अभी मेरे साथ रहती, ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, आती रहेंगी, आप उनके ऊपर कैसे डिफीट करते हो। देखो मेरे साथ के जो रेगुलर बच्चे थे मैम, उनके बैकलॉग लग जाते थे, लेकिन मैं 9 to 6 जॉब करके मैंने एमबीए डिस्टिंक्शन में क्लियर किया।
क्योंकि वो जो लगन, वो मेहनत होती थी। मैं 3 महीने तक हॉस्टल में रहा घर छोड़कर, क्योंकि जॉब संभाल कर पढ़ाई हो नहीं रही थी और मेरा 12 साल का गैप था। तो मैंने उसके लिए वैसे मैनेजमेंट किया, यानी जैसी परिस्थिति आपको ढालेगी आप वैसे खुद को ढालोगे तो आपको कभी लाइफ में सफलता नहीं मिलेगी। एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्काम जलाकर, कोटि कोटि पग पड़ रहे ध्येय पर तिल तिल जीवन जलाकर, जब तक ध्येय पूरा ना होगा पग की गति नहीं रुकेगी, आज कहे जो दुनिया सारी कल को झुके बिना नहीं रहेगी, कल को झुके बिना नहीं रहेगी। बहुत खूब, क्या कहा है आपने। मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत सारे आपके ऐसे एक्सपीरियंस मैं सुन रही हूँ जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। आप सुनील जी, आपने इतने सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। आपको ऐसी क्या कमियां लगती हैं आज के यूथ में कि आपको लगता है कि यूथ को ये चीजें सुधार लेनी चाहिए और उनसे हमारा आगे का भविष्य जो है सुधर सकता है? यस मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि पहला है सबसे बढ़िया कि टाइम मैनेजमेंट। आपका आज यूथ देखते हो मैम कि उनको कुछ भी, टाइम की जो वैल्यू है बहुत कम हो गई है। दिन दिन भर हमारे हाथ में मोबाइल रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन जो 90% बच्चे हैं वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको देखो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, हम लोग ने पढ़ा है मैम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आगरकर, शाहू फुले, आम्बेडकर, ये सब बीए में पढ़ाई कर कर इतने बड़े हुए हैं। आज आपको देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी में पिताजी बच्चे के लिए एसी रूम बनवा देते हैं, अच्छे से अच्छे बुक, अच्छे से अच्छे क्लास। आपको पता है IIT JEE की 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस पेरेंट्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा बच्चों से 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन, सबको यही कहना होता है हमेशा कि उन्होंने जो आपके लिए खर्च किया है उसकी वैल्यू करो, अपने माँ बाप की कदर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है आपको पता है? नोबेल नहीं, भारत रत्न नहीं, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं। जब आप आपकी लाइफ में एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हो और आपके माँ बाप की आंखों में आने वाले जो खुशी के आंसू होते हैं, उससे बड़ा दुनिया में कोई अवार्ड नहीं होता है। और ये अवार्ड अगर आपको आपके माता पिता को दिलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, आपका खुद का प्लानिंग और कोई भी चीज सीखने की तैयारी। अभी क्या हो गया है, सब हमको गूगल पे मिल जाता है मैम, तो लेकिन लाइफ से कैसे फेस करी ये कभी गूगल पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। उसके लिए आपको खुद को लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, खुद के अंदर झांकना पड़ता है। तो अपने मॉरल वैल्यूज के साथ, कमिटमेंट के साथ हमें आगे जाना है। आप लोगों को पता है कि एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि एक छोटा बच्चा था कि माँ बाप की कदर कैसे करनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, उसको भूख लगी थी और वो रो रहा था, और माँ गाँव में रहती थी तो चूल्हे पे उसके लिए रोटियां बना रही थी। तो और रोटियां आपको पता है चूल्हे पे बनाते बनाते जल भी रही थी और बच्चा रो रहा था, लेकिन माँ उसे खिला रही थी। देखो शायर ने कितना अच्छा कहा है कि जली हुई रोटियां देखकर बहुत शोर मचाया तुमने, जली हुई रोटियां देखकर बहुत शोर मचाया तुमने, माँ की जली हुई उंगलियां देख लेता तो भूख मिट जाती तुम्हारी। क्या बात। ये जो हमारे माँ बाप का दर्द है, वो दर्द अगर आप महसूस करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मेरा यूथ से यही कहना है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके साथ प्यार से बर्ताव करो। आप बड़े होने के बाद भी उनको कभी मत भूलो। मैंने कल एक मैसेज पढ़ा कि NRI का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे फॉरेन में गए हैं, NRI मतलब जो कभी आएंगे नहीं इंडिया में, परत वापस आएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है कि आपको बहुत सारा सक्सेस मिल गया। देखो आज 25 की उम्र में बच्चे के हाथ में आईफोन आ जाता है, मर्सिडीज आ जाती है, IT सेक्टर वालों के पास लाखों में पैसा आ जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके ऊपर किसकी जिम्मेदारी है आप इसका मत सोचो। विवेकानंद बहुत अच्छा कहते हैं कि आपके कंधों पर किनकी जिम्मेदारी आ रही है ये मत सोचो, आपके कंधे मजबूत हो रहे हैं ये सोचो। और ऐसे कंधे जिनके मजबूत हो, ऐसे यूथ हमको सबको बनाने हैं। और मेरा उनको यही कहना है कि आप इसी तरह से अगर चलते रहोगे। देखो आज 15 अगस्त है, भगत सिंह ने क्या खूब कहा था कि इस तरह वाकिफ है मेरी रूह मेरी कलम से, इस तरह वाकिफ है मेरी रूह मेरी कलम से, इश्क भी लिखना चाहो तो इनकलाब लिखती है। और ये जो जुनून है, ये जज्बा है, ये आज की पीढ़ी में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की पीढ़ी में बहुत सारी चीजों को लेकर जज्बा आना चाहिए, चाहे वो माता पिता के लिए हो,
या फिर आगे देश के सम्मान के लिए हो, क्योंकि आज के यूथ को बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। वो सोशल मीडिया में इस कदर घेर लिया है सारी चीजों को कि उनकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया में बसती है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अच्छा भी है आज के टाइम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया खराब भी कर रहा है चीजों को, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात की जाए कम्युनिकेशन की, अगर संवाद की बात की जाए तो आजकल बच्चों में और माता पिता में कहीं ना कहीं संवाद कुछ फैमिलीज में अच्छा भी है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कम भी हुआ है। बच्चे शेयर नहीं करते अपने माँ बाप से, बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते, उन्हें लगता है शेयर करेंगे कहीं माँ बाप डांटे ना, पिटाई ना कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो बहुत सारी चीजें जो देखते हैं उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। उनके लिए सही है या गलत है उन्हें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है आगे की यूथ के लिए खराब भी है कुछ चीजों के लिए। और ये कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच, इसको कैसे भरना चाहिए, किस तरीके से फ्रेंडली रहे घर का माहौल, आप इसमें क्या बताना चाहिए? Yes, ma'am. देखो, आज आप देखते हो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर घर में कार आ गई है, लेकिन संस्कार जो हम लोग बोलते हैं वो कहीं पे कम पड़ रहे हैं। इसका रीजन देखो, अगर मान लो मेरे ड्रीम्स है, मेरी सैलरी कम है, बराबर, अभी पुणे में अगर महंगा से महंगा फ्लैट लिया जाए तो 80 लाख से 1 करोड़ तक आ जाता है, बराबर। और आदमी क्या सोचता है कि मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है, मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा, अच्छा फ्लैट लूंगा। अभी मेरे एक दोस्त का सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। उसको एवरेज पेमेंट था, आईटी फील्ड में ही था, उसने 45 लाख का फ्लैट लिया और उसको थोड़े दिनों के बाद लगा कि ये बजट ज्यादा हो गया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो उसने बीवी को भी काम पे लगा दिया। तो सोचो, उसके 3 साल के बच्चे को उसको जो बाहर डालना पड़ा उसको संभालने के लिए, पालना घर जिसको बोलते हैं हम लोग, और दोनों मियाँ बीवी सिर्फ इस झमेले में लग गए कि फ्लैट का और कार का ईएमआई कैसे जाएगा। यानी आपको बेसिक चीजें समझ में ये आ गई है कि आपको कहाँ पे रुकना चाहिए। अभी देखो, जब मैंने फ्लैट लिया मैम, तो मेरे फ्लैट की कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए थी। तब की मेरी सिचुएशन थी कि मैं 45 लाख का फ्लैट ले पाऊँ, लेकिन तब मैंने सोचा कि एक जगह पे आपको रुकना ही है, बराबर। तो 45 लाख में 3 फ्लैट आ गए और मेरे तीनों भाइयों की भी सेटलमेंट हो गई। यानी आपको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीजें कि आप प्ले ग्रुप, सीनियर केजी, ये सारे जो स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको बच्चे को जब डालते हो आप प्ले ग्रुप में, सीनियर केजी में, तो उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना दे। जो बच्चे की उम्र होती है 3 साल से लेकर तो 6 साल तक, उसको खुद को खुलना होता है, उसको अंदर से उसकी जो चीजें होती है वो बाहर आनी पड़ती है, उसको उतना टाइम देना पड़ता है। और इसी एज में बच्चे पालना घर में चले जाते हैं। तो जो बेसिक कम्युनिकेशन आपको पता है कि सिर्फ आंखों ही आंखों में बच्चे का और माँ का कम्युनिकेशन बचपन में हो जाता है। और जब 6-7 साल के बच्चे के 8 साल का बच्चा अगर पालना घर में पड़ता है, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन गैप पड़ जाता है वो जल्दी कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको माँ बाप सिर्फ रात को सोते वक्त ही दिखते हैं। वो उतना आपने जो सवाल पूछा कि बच्चे माँ बाप से खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों वर्किंग होने की वजह से दोनों रात को मिलती नहीं। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा कॉल करता है, पापा अभी तो जीपे फोन पे कर देते, पिताजी मुझे पैसे चाहिए, बस उसको जीपे आ गए, उसने खर्च कर दिए। पिताजी शाम को पूछते भी नहीं कि बच्चा तुझे मैंने सुबह 2000 अगर ट्रांसफर किए थे तो तूने कहाँ खर्च किए। तो ये जो व्यसनाधीनता समाज में बढ़ रही है, इसकी 2 चीजें, एक कम्युनिकेशन गैप, आप बच्चों को पैसे दो, आपके पास अगर ज्यादा पैसे तो वो संभाल कर भी रखो, उसको दो भी, लेकिन उसको पूछो कि वो कहाँ खर्च कर रहा है, किस चीजों के ऊपर खर्च कर रहा है, उसके दोस्त कौन से। विवेकानंद बहुत अच्छा कहते थे कि आप मुझे आपके दोस्त बोलो। किसी ने उनको पूछ लिया कि आप मुझे भविष्य बताओ, मेरा भविष्य कैसा है, तो विवेकानंद जी ने उसको झट से कहा, तेरे दोस्त जैसे तेरा वैसा भविष्य है, तू मुझे तेरे दोस्त बता कैसे मैं तुझे तेरा भविष्य बताता हूँ। तो ये जो चीजें है, ये आज आपको पता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट हम देखो, बच्चे दिन में स्टेटस रखने के बाद 10 बार यही चेक करते कि कितने लोगों ने स्टेटस देखा, लेकिन ये आपका रियल स्टेटस है ही नहीं है। आप जब खुद कुछ बन जाओगे या अपनी दुनिया के समाज के काम में आओगे तो लोग आपका स्टेटस रखेंगे, ना कि आपका रखा हुआ स्टेटस देखने के लिए आपको टाइम खर्च करना पड़े। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि गूगल पर आपको सर्च करना चाहिए, फेसबुक पर नहीं। आप लाइफ में इतना बड़े बन जाओ कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, ना कि फेसबुक पे सर्च करके रिक्वेस्ट भेजते रहे। दिन भर बच्चों का टाइम इसी में चला जाता है, कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अभी मुझे सोचो 12वीं के बच्चे का फेसबुक पे अकाउंट है, मान लो, क्या बेनिफिट है उसको? कुछ भी नहीं। हमारे जैसे जो लोग हैं मैम, जो सोशल लाइफ अभी इतना अच्छे से, तो हमारे अच्छे कोटेशंस, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे फंक्शंस, हम लोग एक स्टेज पे पढ़ने के बाद
बढ़ने के बाद वी हैव टू यूज इट इन लिमिटेड सिचुएशन। लेकिन अभी 10वीं के बच्चे भी 7वीं के बच्चे भी सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, तो और वो घर पे रुकने के बाद दिन भर मोबाइल ही देखते हैं सोशल मीडिया में। देखो अभी तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि 2 साल से ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, वीडियो ऑफ होता है, लेक्चर चालू रहता है, और जूम में गूगल में आप बाहर भी आ जाओ तो लेक्चर शुरू ही रहता है। आप कुछ भी करो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे चैट करो, फेसबुक देखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लेक्चर कंटिन्यू शुरू रहता है और आपका वीडियो ऑफ होता है। तो ये जो सारी चीजें ली है मैंने कि सोशल मीडिया से लेकर तो कम्युनिकेशन गैप तक, तो पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों को वक्त दे। रात को पिताजी आने के बाद भी और मम्मी भी टीवी में हो, मोबाइल में हो, सीरियल ही देखते रहते हैं। और आपने सोशल मीडिया पे फोटो देखे होंगे कि चारों बच्चे लोग घर में हैं, मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की, चारों के चारों मोबाइल में। तो आप जितना इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बच्चों को भी एक सही उम्र में चीज देनी उनके हाथ में। अगर बच्चा अभी ऑनलाइन लेक्चर कर रहा है, फिर भी उसके पहले भी बच्चों के पास 10वीं के बच्चों के पास I-12 देने की जरूरत ही नहीं है मैम, उनको उसका यूज भी नहीं है। अगर आपको कम्युनिकेशन उसको कहीं बाहर क्लास में भेजना है, कुछ करना है, तो आप उसको छोटा फोन दे सकते हो। लेकिन अभी क्या हो गया है, वो कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उसके पास कौन सा फोन है, ये पेरेंट्स लोग एज अ स्टेटस सिंबल ले लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको स्टेटस सिंबल मत लो, जब उसकी जरूरत है तब उसको वो चीज अवेलेबल कर दो। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी। बिल्कुल, आपने कम्युनिकेशन गैप को पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जिस तरीके से समझाया, बहुत सारी चीजें आपने बहुत अहम भी बताई कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है कि बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं। बच्चे फिर अपने माँ बाप सोशल मीडिया को ही समझ लेते हैं, वहीं से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उनसे 10 चीजें सीखनी चाहिए। बट माँ बाप ही बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने अपने जीवन में। हर फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट फैमिलीज में आजकल ये है। सुनील जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और एडवाइस देने के लिए बताएंगे कि किस तरीके से वो मोटिवेटेड रहे अपने लाइफ को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर? देखो मैम, मैं अगर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, फिर भी मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है लाइफ में तो वो खुद आप है। आपसे बढ़िया आपको कोई जानता नहीं, आपसे बढ़िया आपको कोई सलाह दे नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद क्या है। मैं इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमेशा बच्चों को कि देखो, हम गैस के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, बराबर। तो जब गैस चालू करते हैं तो दूध उबलता रहता है, लेकिन अगर हम लोग गैस बंद कर देते हैं तो दूध उबलना बंद हो जाता है। मान लो अगर दूध ने सोच लिया कि मुझे उबलना है तो गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेम इन द एग्जामिनेशन ऑफ दैट, कि अगर बच्चे ने खुद तय कर लिया, देखो मुझे अभी याद है कि मेरे पिताजी ना पढ़े थे ना मम्मी पढ़ी थी, मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि तू पढ़ाई कर, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि तुझे ये बनना है, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, बेटा तू वकील बन, क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर हमारे घर में था ही नहीं जैसे आज लोग हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। कि आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, लाइफ में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आज काम कर रहे हैं मैम, सबका यही मानना है कि आपको एक बार मोटिवेट इसलिए किया जाए कि आप खुद मोटिवेट हो जाए। और आप एक बार मोटिवेट हो गए कि आप सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे पढ़ना है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बेटा बुक हाथ में लो, कल एग्जाम आ गई है। वो खुद ही एग्जाम आने के बाद बुक हाथ में लेता है और माँ बाप उसको बोलेंगे कि बेटा बस कर, अब पढ़ाई बहुत हो गई, रात हो गई, सो जा, अभी कल सुबह पेपर है। तो ये सारी चीजें जो होती है कि मोटिवेशन जो पार्ट है, आप एज ए साइकोलॉजिकल लेते हो तो देखो, जब बच्चा छोटा होता है, अगर वो मैच देख रहा है तो उसको लगता है मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। अगर वो अमिताभ की पिक्चर देख लेता है दीवार, तो उसको लगता है कि नहीं मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। लेकिन एक स्टेज के बाद उसको खुद को पता चल जाता है कि उसे क्या बनना चाहिए और उसे क्या बनना है। ये सारी चीजें माँ बाप देखें। मोटिवेशन देखो, अभी यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तो पढ़ाई कब करोगे। एक सर्टेन चीज तक ही मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए कि आप मोटिवेट हो जाओ। और अभी देखो, मेरी चीज आपने बोलो, आप वीडियो शेयर करोगे कि एक साधारण सा बंदा लाइफ में मोटिवेशन क्यों दिया जाता है। हम लोगों को लगता है कि ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, लेकिन अभी देख लो, एक के पास मर्सिडीज बेंज है पिताजी के पास, और बच्चा अगर कल ऑडी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी बड़ा होके अगर वो वरना भी ले लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उसकी पूरी फैमिली में किसी ने मारुति 800 भी नहीं देखी थी। तो आपका जो सक्सेस है वो इसलिए लोगों को बताना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे जज मत करो। देखो हाँ, एक राइटर एक अच्छा लिखता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे मत जज करो,
यहाँ से मत जज करो, मैं कहाँ से मैंने कहाँ तक का सफर तय किया है, मुझे इस पर जज करो। तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि लाइफ में कोई भी चीज, कोई भी हालात आपको बदल नहीं सकते जब तक आप खुद ना ठान लो। अगर आपके पास, मैंने जैसा बोला कि आपके पास एसी रूम है, आपके पास 10-10 लाख के क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन अब अगर आप पढ़ने में मन नहीं लगाओगे तो वो जीरो है। लेकिन आप झोपड़पट्टी में रहते हो, आपके पास घर में अच्छे से लाइट भी नहीं है, आप कैंडल में पढ़ते हो, लेकिन आप में वो जज्बा है पढ़ने का, तो आप आईआईटी के एग्जाम में टॉप करते हो। और ऐसे हमने सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि आईआईटी के टॉपर मोस्टली बच्चे जो होते हैं, जो रूरल एरिया से आए हुए होते हैं। तो मेरा सबको यही कहना है कि ये ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, देखो खुद से एक तय कर लो कि ये ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया। बहुत ही शानदार लाइनें सुनील जी आपने कही हम है। लोग अगर ये खुद से वादा करेंगे तो एक सफल तक हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लोग हमें एज ए मोटिवेशन देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शुरू से ही अपनी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, कहीं ना कहीं आपने सक्सेस के एक बिगेस्ट एग्जांपल सेट कर दिए हैं अपनी लाइफ में कि एक इंसान जो बिल्कुल भी ऐसे माहौल से नहीं है, सक्सेस हार्ड वर्क कहीं देखा ही नहीं उसने, सिर्फ ऐसे ही चीजों में रहा कि बहुत ज्यादा घर का माहौल ठीक नहीं है, उस माहौल से निकलकर खुद को एक नए सांचे में तैयार करना, सक्सेसफुल लाइफ बनाना, अपनी फैमिली को वो सारी लग्जरी देना जो उस इंसान ने कभी देखी ही नहीं और कभी आगे सोचा भी नहीं कि आगे मेरी लाइफ ऐसी हो सकती है। लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के थ्रू आपने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है। सफलता टॉक से जुड़ने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आशा करते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और हमें भी वक्त देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को, सफलता टॉक्स के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत। और मैम आज स्वतंत्रता दिन है, सबको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी पंक्तियां वो सुनाना चाहता हूँ कि नए ज्ञान का सूर्य उगेगा तिमिर नहीं रह पाएगा, नए ज्ञान का सूर्य उगेगा तिमिर नहीं रह पाएगा, मानव में देवत्व जगेगा स्वर्ग धरा पर आएगा, अंधकार कितना ही हो पर दीप कभी ना हारा है, अंधकार कितना ही हो पर दीप कभी ना हारा है, हम नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। धन्यवाद। बहुत खूब सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफलता टॉक से जुड़ने के लिए।